हेलो क्लास। तो परमाणु संरचना का आज अपन 9th लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने जहां बात खत्म करी थी वो था प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ अपनी बात खत्म हुई थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव अपन ने पढ़ लिया था। ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश ये द्वैत प्रकृति का होता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति का होता है, यानी इसमें जो है वो कणीय प्रकृति भी होती है। कभी ये कण की भांति व्यवहार करता है और कभी ये तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो इसलिए इसको जो है वो द्वैत प्रकृति अपन बोलते हैं। बहुत सारे अपने पास ऐसी घटनाएं हैं जिनको समझाने के लिए अपन को ये मानना पड़ता है कि प्रकाश कण है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कृष्णिका विकिरण अपन ने पढ़ा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव अपन ने देखा। ठीक है, और तरंग प्रभाव कब प्रेक्षित होगा? तरंग जो है प्रकाश को तरंग की तरह कब मानेंगे? जब अपन व्यतिकरण या विवर्तन जैसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे तब अपन को यह मानना पड़ेगा कि प्रकाश किसकी बातें व्यवहार कर रहा है, तरंग की बातें। तो इसलिए प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहीं पर अपन ने जो है वो इससे पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। और ये जो क्वांटम सिद्धांत अपन ने पढ़ा था इसी पर बेस्ड है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है ना, कि एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी होती है, फोटोन गिरता है किसी भी धातु की सतह पर तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। और अब अपन जो आधुनिक या आधुनिक परमाणु की तरफ चलने की जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन अलग अलग प्रकार के परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। और जो अलग अलग प्रकार के परमाणु मॉडल है उनमें सबसे पहले अपन ने जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था। फिर अपन ने जो है वो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा। ठीक है, उस प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उसने जो है वो अपना क्या दिया था? रदरफोर्ड का अपना सोलर मॉडल दिया था, ग्रहीय मॉडल दिया था। ठीक है, उसमें कुछ कमियां थी। कमी क्या थी? मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो उसकी कमी थी। इसलिए अपन ने यहाँ पर तरंगों के बारे में अध्ययन किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अपन ने देखा, प्रकाश की द्वैत प्रकृति अपन ने देखी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अपन ने देखा। ये सारी बातें अपन ने कर ली। ठीक है, अब अगर आधुनिक एटम की तरफ अपन बढ़े, आधुनिक परमाणु की तरफ बढ़े, तो इन सब चीजों की अपन को जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पहले वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जहां कमी रखी थी, वहां जहां पर कहीं ना कहीं कोई कमी थी, उस कमी को जो दूर किया था उनमें ये सब चीजों का कोई ना कोई योगदान है उन कमियों को दूर करने के लिए। इसलिए अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी है। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब बोहर मॉडल की बात अपन करेंगे कि भाई रदरफोर्ड का ग्रहीय मॉडल देख लिया, तो ग्रहीय मॉडल के बाद में अपन बोहर मॉडल की बात करेंगे। नील्स बोर आया, उसने बताया कि भाई परमाणु एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड की कमी क्या थी? कि एक बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा और बीच में नाभिक होता है। ये रदरफोर्ड का ग्रहीय मॉडल था। अब इसकी कमी क्या थी? कमी ये थी कि मैक्सवेल कहता है कि जब भी कोई आवेशित कण त्वरित होता है, जब भी कोई आवेशित कण त्वरित होगा तो वो लगातार अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो किस रूप में करेगा? EM वेव्स के रूप में करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अगर लगातार यहाँ से निकल रही है तो इसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी, फाइनली आके कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा, और इसको गिरने में 10⁻⁸ सेकंड से भी कम का टाइम पीरियड लगेगा। ठीक, तो ये कमी जो थी। ठीक है, अब यहीं से जो वर्ड है अपने पास नए नए वर्ड निकल के आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैक्सवेल है। तो इन सब को पढ़ने के लिए अपन ने ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं अपन ने पढ़ ली, है ना। तो आधुनिक परमाणु की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि प्लांक क्वांटम सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको समझना जरूरी था, इसलिए अपन ने ये सारी चीजें देखी। अब बोर मॉडल अपन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बोर मॉडल पढ़ने से पहले अब तक अपन ने जो पढ़ा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस की बात अपन को करनी है ना। मैंने आपको क्वेश्चन टिक करवाए थे मॉड्यूल में से कि भैया आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन करने हैं आपको, वो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करवा रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन पहले बता दिए हो। ठीक है, तो अगर बता दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस से देख लें। नहीं बताए हो तो आप
इधर जो है वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। जैसे स्टेज फर्स्ट, सबसे पहले जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे और टिक भी करवाए थे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अपन देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 14 से प्लांक क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चन चालू है। क्वेश्चन नंबर 14 से प्लांक क्वांटम सिद्धांत के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 14 है स्टेज फर्स्ट, ठीक है। मॉड्यूल डिस्कस चल रहा है स्टेज फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन वोज फ्रिक्वेंसी इज 5 × 10⁻14। ओके, मैं इंग्लिश में बोल गया क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वाला मॉड्यूल है। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये बोल रहा है कि एक मोल फोटोनों की ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है जिनकी आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी आपको आवृत्ति दे रखी है कितनी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपको आवृत्ति दे रखी है। ओके, अब ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नया वर्ड आया है और ये है एक मोल। ये नया वर्ड है, बस इस एक वर्ड के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये वर्ड समझ लो आपको, क्योंकि ये आगे भी बार बार कई क्वेश्चनों में काम में आएगा, तो इसको यहीं पर अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना कि जो एक मोल शब्द है, एक मोल जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे अपन क्या करते हैं, एक दर्जन की बात करते हैं, ठीक है, दर्जन। तो जैसे ही मैं एक दर्जन बोलता हूँ तो दिमाग में कितनी चीज़ें आई आपके, 12 चीज़ें क्लिक करी कि एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती है, 12 चीज़ें होती है। एक दर्जन केले यानी 12 केले, एक दर्जन संतरे यानी 12 संतरे, एक दर्जन मार्कर यानी 12 मार्कर, ठीक है। तो एक दर्जन में कितनी यूनिट्स होती है, तो आपने कहा कि सर 12 यूनिट्स होती है। एग्जैक्टली आज के बाद जब भी मैं एक मोल वर्ड बोलूँ, ठीक है, मैं जब भी एक मोल वर्ड बोलूँ तो समझ जाना एक मोल में कितनी चीज़ें होती है। एक मोल में 6.02 × 10⁻23 चीज़ें होती है। क्लियर है बात कि एक मोल जब भी बोलूं तो एक मोल में जो है वो 6.02 × 10�23 चीज़ें होगी। जैसे एक दर्जन में 12 होती है, वैसे ही हाँ, एक मोल के और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक मोल के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, इनकी बात अभी नहीं करेंगे अपन, है ना। जितनी काम में आएगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना में जितनी बात अपने काम की है केवल उतनी ही करेंगे। तो बाकी जो है इसको डिटेल में अपन कहाँ पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपसे ध्यान रखना कि एक मोल के बारे में जब भी आपको कोई चीज़ कैलकुलेट करवाए, तो जैसे एक दर्जन में 12 यूनिट्स होती है, एग्जैक्टली वैसे ही एक मोल में कितनी चीज़ें होती है, 6.02 × 10⁻23 चीज़ें होती है। और इस संख्या को अपन बोलते हैं भैया आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। और इसको शॉर्ट में आज के बाद में Na से प्रदर्शित करूँगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो एक मोल में कितनी चीज़ें हो गई, 6.02 × 10⁻23। मेरे साथ बोलना एक बार, कितनी, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो जब भी आपको एक मोल के लिए कोई भी चीज़ कैलकुलेट करवाए, चाहे एक मोल के लिए ऊर्जा कैलकुलेट करवाए या एक मोल के लिए कुछ भी कैलकुलेट करवाए, तो समझ जाना कि एक मोल का मतलब आपको उसको इतने से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक फोटोन की ऊर्जा निकाल लेते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा निकालने के बाद एक मोल की ऊर्जा अपन निकालेंगे। तो आपको जो ऊर्जा पूछी है, ध्यान से देखना जरा, ऑप्शन में किलो जूल प्रति मोल में पूछी है, तो जूल में ऊर्जा निकालनी है ना। दो तरीके हैं, E = hc/λ, ठीक है। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी ये डायरेक्टली किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। रखते हैं वैल्यू 6.6 × 10⁻36। H की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी बताई थी, 6.6 × 10⁻34, ठीक है। ये H की वैल्यू थी। C का मान कितना था अपने पास, 3 × 10⁸, और लैम्डा का मान कितना है। लैम्डा का मान तो आपको दिया नहीं है, आपको तो फ्रिक्वेंसी दी है। इसका मतलब इससे नहीं करेंगे अपन, तो hν से करेंगे, ठीक है ना। तो E = hν, तो E = hν इससे निकालेंगे। तो 6.6 × 10⁻34, और ये कितना आ गया, 3 × 10⁸, ठीक। अब देखना ज़रा कि ये अपने पास आ गई क्या ऊर्जा, किस में आएगी, जूल में आएगी, ठीक है। ये तो एक की आई है ऊर्जा, जबकि पूछा कितने की है, एक मोल की। तो एक मोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उस राशि से गुणा करना पड़ेगा, 6.02 × 6.6 × 10⁻34 × 10⁻23 × 3 × 10⁸। क्लियर है बात,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 23 और 10 की घात 8, 10 की घात 31 और 10 की घात 31 जो है वो कैंसिल होगा, तो 10 की घात -3 बचेगा। तो 6.02 गुणा 6.6 गुणा 3 गुणा 10 की घात 3, ये आएगा भाई जूल पर मोल में। क्लियर है, किसमें आ गया, जूल पर मोल में। अब किलो में बदलना है, ठीक है, तो किलो में बदलने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। अब इसको जो है सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, सिंपल सा काम है, छोटी सी कैलकुलेशन है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक ही वर्ड के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है और वो क्या है, मोल। क्लियर है बात, ठीक है। फिर आगे कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पहले, ठीक है ना, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। फिर एटॉमिक मॉडल्स में अभी मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 आप चाहो तो कर सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, स्टेज फर्स्ट की ही बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 27, लेट्स सी। मेरे पास इंग्लिश वाला है इसलिए इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बाकी हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्फेरिकल, यानी किसी परमाणु का नाभिक जो है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज r इक्वल टू, यानी कि आपको नाभिक की त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, r बराबर 1.25 गुणा 10 की घात -13 और 1 की घात 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको नाभिक की त्रिज्या दे रखी है इतनी। रेडियस ऑफ एटम इज 1 एंगस्ट्रॉम, ये तो नाभिक की त्रिज्या है, ठीक है। और आपको पूरे परमाणु की त्रिज्या जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अब क्योंकि दोनों तरफ यूनिट जो है वो समान होनी चाहिए, तो या तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदल लो या फिर इसको जो है वो सेंटीमीटर में बदल लो। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर या बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो आपको रेडियस ऑफ एटम दे दी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे दी, ठीक है। इफ एटॉमिक वेट इज 64, यदि परमाणु भार 64 दे रखा है, यानी आपको ए का मान दे दिया कितना, 64 दे दिया, ए की वैल्यू कितनी दे दी, 64 दे दी। क्लियर है, ठीक है। तो फिर आपको पूछा है देन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम दैट ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। यानी पूरे परमाणु के आयतन में से नाभिक द्वारा घेरे गए आयतन का भिन्न क्या होगा, समझने की कोशिश करना। ये पूरा परमाणु, पूरे परमाणु के बीच में आपको पता है क्या होता है, नाभिक होता है। तो पूरे परमाणु के आयतन में से इस नाभिक ने कितना स्थान घेरा है, ठीक है, इसका भिन्न क्या होगा। तो भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक काम करो, पूरे परमाणु का आयतन निकालो और नाभिक का आयतन जो है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फ्रैक्शन आ जाएगा, कितना फ्रैक्शन घेरेगा, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 64 रखोगे तो 64 की घात 1/3 कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास 4, ठीक है। तो Rn इज इक्वल टू 1.25 इंटू 4 इंटू 10⁻13 और ये आ गया सेंटीमीटर। क्लियर है बात। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा और। तो 4 पंजे 20, 2 8, 8 और 2 10, 1 6 मल्टीप्लाई 10⁻13 सेंटीमीटर। क्लियर है। 6 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ओके, एंड रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या, नाभिक और परमाणु दोनों के दोनों गोलाकार होते हैं। तो फ्रैक्शन जो है वो कैसे निकालूंगा, तो देखना जरा, ऊपर तो आ जाएगा अपने पास नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, ठीक है, और नीचे अपने पास आ जाएगा क्या, परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन। अब फ्रैक्शन आपसे पूछा है तो परसेंटेज में तो पूछा नहीं होगा, अगर परसेंटेज में पूछता तो यहाँ पर गुणा कितना लगा देते, 100 लगा देते। लेकिन आपको ये चीज़ पूछी है नाभिक का आयतन की, पूरे परमाणु के आयतन में से नाभिक का आयतन कितना है। तो चेक कर लेते हैं, नाभिक का आयतन 4/3 पाई r³ तो r का मान कितना आ गया भैया, 6 गुणा 10 की घात -13 और इसका क्यूब डिवाइड बाई परमाणु का आयतन 4/3 पाई r³ 10 की घात -8 और इसका क्यूब, ये हुआ कैंसिल। क्लियर, ठीक है। तो ये आ गया 6 गुणा 6 गुणा 6 और 10 की घात -39 हो जाएगा।
और ये 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 6, 6 और 9 कितने हो गए 15, तो 10⁻⁻15 या 13 के आसपास आएगा, देख लेना आप, ठीक है ना। तो सबसे करीब जो ऑप्शन मेरे को नज़र आ रहा है वो 4th है, और 4th ही शायद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना है 27, स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 4th, ओके ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर अपना आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन जो आप जिसमें अटक सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट में मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ आप अटकोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, ठीक है। बार बार मैंने बोला है, और अच्छा अभी 43 तो अपना हुआ ही नहीं है, शायद मैंने टिक भी नहीं करवाया होगा, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। स्टेज फर्स्ट में और कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना था, एक बार स्टेज सेकंड में देख लेते हैं कोई क्वेश्चन आपको करना था क्या। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है, दोनों की बात करेंगे। स्टेज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखो। स्टेज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये बोल रहा है 100 वाट बल्ब्स इमिट मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। हिंदी में बोल देता हूँ कि एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और वो 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के फोटोन एमिट कर रहा है। मोनोक्रोमिक वर्ड जो है उसका एक वर्णीय प्रकाश है। एक वर्णीय का मतलब उससे केवल एक प्रकार की वेवलेंथ निकल रही है, एक प्रकार के ही फोटोन निकल रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो पावर आपको दे दिया, पावर कितना दे दिया 100 वाट, ठीक है। वाट जो है ना वो पावर की इकाई होती है, और आपको वेवलेंथ दे दिया, लैम्डा दे दिया कितना 400 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब, तो बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात करो, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रति सेकंड फोटोन जो है वो अपन को निकालना है। तो एक चीज़ मैंने बताई थी, पावर इक्वल टू होता है NT, ठीक है। या अगर इसको शुरू से एक बार अपन देख लें, पूरा ही देख लेते हैं, ध्यान से देखना कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी बताई थी hc/λ, ये एक फोटोन की एनर्जी थी, ठीक। अब अगर कोई सोर्स n फोटोन t सेकंड में उत्सर्जित कर रहा है तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है एक सेकंड में, NT/hc/λ, ठीक है, ये एक सेकंड में। और एक सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा को ही क्या बोला था, पावर बोला था। और ये n/t, इसी को अपन ने क्या बोला था, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, NT/hc/λ। याद करो भाई, क्लियर है ना, छोटा सा काम है। तो अपन को क्या निकालना है, इस NT की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है ना। तो वैल्यू जो है वो कौन सी, यूनिट का खास ध्यान में रखना, P/λ/hc, दिस विल बी द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। पावर जो है 100 वाट दे रखा है, वाट जो है ना वो जूल ही होता है, एक तरीके से जूल से ही रिलेटेड होता है। तो जूल वाली सारी इकाई आप काम में ले सकते हो। लैम्डा जो है वो मीटर में लेंगे अपन, 400 × 10⁻⁹, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34, c का मान कितना 3 × 10⁸, ये लो, इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा काम है, केवल गुणा भाग करना है, शायद इतना आप कर सकते हो, मेरे को आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, जहाँ पर लास्ट पे अपन ने टॉपिक एंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर ए मेटल इज 7 × 10⁻14, कि किसी धातु के लिए देहली आवर्ती का मान आपको दे रखा है। देहली आवर्ती न्यू नॉट कितना दे रखा है, 7 × 10⁻14, ये किसी धातु के लिए देहली आवर्ती आपको दी है, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आपको ये बोल रहा है, ये ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में जब अपन ने लास्ट क्लास को खत्म किया था तो इसी के सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, कि आपको ये बोल रहा है कि ये तो देहली आवर्ती है, और ऊपर से जो फोटोन डाल रहे हो उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी कितनी है, उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी है 1 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये भी सेकंड इनवर्स, क्योंकि जो आवर्ती होती है उसकी इकाई कितनी होती है, क्या होती है, सेकंड इनवर्स ही होती है। तो आपको पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा काम है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या था भाई, H
न्यू माइनस न्यू नॉट। ये अपने पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका है। एच का मान अगर अपन जूल में रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जूल में ही आएगी। तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, ये एच का मान जूल में रखा है। न्यू का मान कितना है 10 की घात 15 माइनस 7 गुणा 10 की घात 14। खत्म क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं इसको तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। क्लियर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 10 की घात 14 कॉमन ले लेता हूँ। 10 की घात 14 कॉमन आ गया। 10 माइनस यहाँ पर क्या बच गया 7 बच गया, तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 गुणा 6.6 गुणा ये 10 की घात 14 कैंसिल हुआ, कितना बचेगा 10 की घात माइनस 20, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगी 18 1, तो 10 की घात माइनस 20 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है। आप चाहो तो इसको और ज़्यादा, जैसे इसने डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना, माइनस में आ रखा है ना, तो इसको जो है वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अभी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है जो आप नहीं कर पाओगे, जो मैंने टिक करवा दिया हो और नहीं कर पाओगे। स्टेज सेकंड, ठीक, स्टेज सेकंड में और तो शायद कोई क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया होगा, सिंपल सा काम है ना। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, बीच में सेंट्रलाइज होता है। ठीक है। और ऐसा ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 69 कर लोगे। ठीक है। बिल्कुल HC/λ वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है, 69 कर लोगे मेरे ख्याल से। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 92 पूरा का पूरा किसका है, 92 का जो है वो किस पर बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है, अपन ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 104, भाई किसकी खोज किसने करी थी। अब इस तरह के क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर नहीं सकता क्लास में, बहुत होशियार हो आप, कर सकते हो। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 105 देखो। ठीक है। तो 105 जो है ये किसका है, 105 एक तो मैंने बताया था आपको सापेक्षिक आवेश, एक बताया था वास्तविक आवेश, तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। सापेक्षिक आवेश का मतलब होता है प्रोटॉन के सापेक्ष आवेश, और वास्तविक आवेश का मतलब मैंने क्या बताया था, वास्तविक आवेश का मतलब एक्चुअली उस पर कितना चार्ज है। तो देखना ज़रा, स्टेज जो है वो अपनी कौन सी स्टेज सेकंड ही है। स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 105, क्वेश्चन नंबर 105 देखें। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपन को भी पता है कितना होता है, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। नहीं भी देता तो भी अपन बता देते। द वैल्यू ऑफ फ्री चार्ज ऑन Li प्लस आयन, Li प्लस आयन पर आवेश का मान पूछा है। ठीक है। अब आपको देखने पर लगेगा कि सर Li प्लस पर आवेश का मान पूछा है, तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है +1 आवेश है इस पर, लेकिन एक्चुअल में +1 आवेश नहीं है, वास्तविक +1 जो है वो इसका क्या है, +1 इसका सापेक्षिक आवेश है। वास्तविक आवेश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटॉन के आवेश से गुणा करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, बस प्लस माइनस होता है। क्लियर है बात। तो इस तरह के खूब क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 106 HC/λ पर बेस्ड है, सिंपल सा काम है, आपको लैम्डा का मान दे रखा है और पूछा क्या है, न्यू पूछा है, तो न्यू = C/λ, मेरे ख्याल से कर लोगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 107 रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पर बेस्ड है, कर लेंगे। मैं आपको वही क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपसे डाउट हो सकता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करवाऊँ, तो क्वेश्चन नंबर, स्टेज और क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे को आप व्हाट्सएप करें, मैं बिल्कुल वो क्लास में सॉल्यूशन करवाऊंगा ताकि सबको उसका बेनिफिट मिले। ठीक है। हाँ, 134 135, ठीक है। 135 का देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा है, और 1 मोल वर्ड का मतलब मैं बता चुका हूँ कि भाई 1 मोल जब भी आज के बाद में आए, तो जैसे 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती है, तो आज के बाद जब भी 1 मोल वर्ड आएगा तो आपको क्या करना, वो चीज़ कितने के लिए काउंट करनी है, वो चीज़ 6.02 गुणा 10 की घात 23, ठीक है, चीज़ों के लिए काउंट करनी है। ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आपसे द्रव्यमान पूछा है। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में स्टेज थर्ड में कोई क्वेश्चन आपको करना नहीं था, है ना। और स्टेज फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया कि आपको पूछ रहा है कि जो कार्यफलन है किसी भी धातु का वो किस पर निर्भर करता है। तो भाई कार्यफलन किसका गुण होता है, कार्यफलन धातु का गुण होता है, जो केवल और केवल धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो ये जो है वो नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है।
फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 HC अपॉन लैम्डा पर बेस्ड है। ये जो फॉर्मूला है ना अपने पास E बराबर HC अपॉन लैम्डा, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई इस पर। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से पढ़ लोगे है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप यूँ मान के चलो कि कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर लोगे, अगर इस फॉर्मूले को आपने ध्यान से समझ रखा है तो। क्लियर है? तो ये अपनी सीट की बात थी। अब अपन थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास अपन ने कहाँ ख़त्म करी थी भैया? लास्ट क्लास अपन ने ख़त्म करी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के पहले की बातें अब मैं क्लास में नहीं करूँगा। मतलब ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से पहले के जो क्वेश्चंस है वो क्लास में मैं डिस्कस नहीं करूँगा अब, क्योंकि अपन मॉडर्न एटम की तरफ पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो ये अपन दोबारा नहीं करेंगे। फिर भी डाउट हो आपको किसी क्वेश्चन में, वो मैं दोबारा करवा सकता हूँ, उसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चले। देखो ज़रा, अभी अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, प्रकाश विद्युत प्रभाव देख लिया, ठीक है। रदरफोर्ड की जो कमी थी वो देख ली। अब ये कमी को दूर करने के लिए जो आधुनिक मॉडल है परमाणु का, ठीक है, या जो परमाणु का आधुनिक मॉडल की तरफ अपन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी थी। तो अब रदरफोर्ड की जो कमी है उसको दूर किया था बोहर ने। तो अब अपन बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं। बोहर मॉडल, बोहर मॉडल, बोहर मॉडल, ठीक है। कि बोहर जो है, नील्स बोहर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बोहर मॉडल दिया था कि बोहर के अकॉर्डिंग जो है वो अपना परमाणु कैसा होता है, ये चीज़ अपन को पढ़नी है, ठीक है। पानी पी लेता हूँ पहले, फिर अपन बोहर मॉडल की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, इसमें जो है मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताऊंगा और वो पॉइंट्स आपको अपने अकॉर्डिंग कॉपी में नोट करने हैं, है ना। आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ खुद के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओगे तो उनका आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। एक तो टीचर बोल के नोट्स बनवाता है, एक आप समझ के खुद उस चीज़ को नोट करोगे तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। क्लियर है बात? तो बोहर मॉडल अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखना, बोहर ने क्या किया। बोहर ने रदरफोर्ड की कमी को दूर किया था कि भाई ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी परमाणु होता है, किसी भी परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। किस रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये बोहर का कहना है, सॉरी, ये जो है वो किसका? मैक्सवेल का कहना है। और लगातार ये इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाएगा तो फाइनली आके कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में आके गिर जाएगा। तो परमाणु जो है वो इसके तरीके से अस्थायी होना चाहिए, ठीक है। अब बोहर ने क्या किया था? इस कमी को दूर किया था। कैसे दूर किया था? बोहर मॉडल की जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है, बोहर ये कहता है कि चक्कर लगाता हुआ या नाभिक के चारों ओर, ठीक है, ध्यान से समझना कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और न ही ऊर्जा अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। जो मैक्सवेल का कहना था कि भाई लगातार अपनी ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। तो बोहर कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न ही ऊर्जा अवशोषित करेगा। इसकी ऊर्जा जो है वो लगातार क्या रहेगी? नियत रहेगी, है ना। तो इसकी ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, नियत रहती है। क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके की ऊर्जा होगी, देखना कि ये नाभिक और ये अपना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना।
किसी भी पार्टिकल के पास दो तरीके की ऊर्जा होती है। पहली बात ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी एक तो, और एक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पहले शुरू की क्लासों में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काइनेटिक और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, इसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो जो अगर आसान भाषा में अपन बोलें, है ना, सिंपल भाषा में या आसान शब्दों में बोले, तो एक ऐसी ऊर्जा जो गति को बरकरार रखने के लिए उत्तरदायी हो उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और एक ऐसी ऊर्जा जो स्थिति को बरकरार रखने के लिए उत्तरदायी हो उसको स्थितिज ऊर्जा अपन बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, उसका कहना है किसका, बोर का, कि भाई काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी नियत रहेगी, नहीं बदलेगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी क्या रहेगी, नियत रहेगी। ना तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी ना पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, और जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होगी। ठीक, तो अगर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही नहीं बदल रही है तो इन दिस केस टोटल एनर्जी विल बी ऑल्सो कांस्टेंट, यानी कुल ऊर्जा जो है वो भी क्या रहने वाली है, नियत रहने वाली है। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट है किसका, बोहर का। क्लियर है बात, कि बोहर कहता है कि भाई चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और न ही अवशोषण करेगा, उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, अब बोहर जो बात कर रहा है ना, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हवा में बात चल रही है कि उसने कह दिया कि भाई मैक्सवेल तो कहता है कि ऊर्जा उत्सर्जित होगी और बोहर कह रहा है नहीं होगी ऊर्जा उत्सर्जित। तो बोहर जो बात कर रहा है ये पूरी इसके पास मैथमेटिकल बेसिस है, पूरा इसके पास गणितीय इसका डेटा है ना। आगे अपन समझेंगे इसको कि भाई गणितीय बेसिस पर, गणितीय आधार पर वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि एनर्जी कांस्टेंट होती है, कि काइनेटिक एनर्जी नियत है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी नियत है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना, टोटल एनर्जी नियत है तो ये है कितनी। ये सारी चीजें एक्चुअल में इसने जो है वो इन सब का डेटा जो है वो दिया है, इसलिए ये बोहर की बात अपन को माननी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है, इसकी ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर। दूसरा, जिस वृत्ताकार कक्षा में, ये चीज ध्यान में रखना, ये वृत्ताकार कक्षा की बात कर रहा है, जिस वृत्ताकार कक्षा बोल दो या फिर पथ बोल देते हैं, अभी के लिए मैं पथ बोल रहा हूं उसको, है ना। जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा या चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा हमेशा नियत रहती है तथा इस पथ को बोहर की कक्षा या बोहर की स्थायी कक्षा कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान से देखना कि भाई बोहर ये कहता है कि जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये बात वही रदरफोर्ड से ही आती है कि एक्चुअल में रदरफोर्ड ने शुरुआत कर दी थी कि परमाणु कैसा होता है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वृत्ताकार पथ में। ठीक है, तो वो वृत्ताकार पथ को इसने नाम दिया क्या, बोहर की कक्षा। ठीक है, या तो बोहर की कक्षा बोल दो या फिर इसको बोहर की स्थायी कक्षा बोल दो, या फिर आज के बाद में मैं जब भी कक्षा बोलूं तो कक्षा का मतलब क्लास से नहीं है कि 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 11वीं क्लास, हाँ ना, क्लास से नहीं है। यहां पर कक्षा का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस पथ में घूम रहा है, मैं उसको उसकी बात कर रहा हूं, वो कक्षा है अपने पास। इसको इंग्लिश में जो है, ये जो कक्षा है इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे ऑर्बिट। ध्यान रखना भैया, है ना, ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करेगा आगे जाके। ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, शेल है, ठीक है, ये 3-4 वर्ड आएंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको आप इंग्लिश में ही ध्यान में रखें। तो जब भी मैं ऑर्बिट बोलूं, समझना ध्यान से कि आज के बाद जब भी मैं ऑर्बिट बोलूं तो जरूर मैं इस पथ की बात कर रहा हूं, ये जो वृत्ताकार कक्षा है मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक वृत्ताकार कक्षा की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। हाँ, किसी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बोल दो चाहे इस कक्षा की ऊर्जा बोल दो, बात एक ही है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत है
या जिस कक्षा में जिस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस पथ की ऊर्जा नियत है, तो दोनों एक ही चीज है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना, कि जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा नियत रहेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ये जो ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉन की ही ऊर्जा की बात कर रहा है कि उसकी ऊर्जा नियत रहेगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की ही बात चल रही है। और इसको क्या बोलेंगे? बोहर की कक्षा बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, या फिर बोहर की स्थायी कक्षा बोलेंगे। यहाँ एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी। यानी बोहर ने इस वृत्ताकार पथ को एक नाम दे दिया, क्या? कक्षा। क्लियर है? तो कक्षा क्या होती है? जिस पथ में इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता है उसको कक्षा बोलते हैं। समझेगा बात को? फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिए होंगे अपने अकॉर्डिंग। समझ के नोट करना, अगर आप नोट कर रहे हो तो समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली नोट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले समझे, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, ठीक है। फिर देखो ज़रा आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इससे पहले मैंने कभी भी बोर्ड पर शायद एक एक लाइन लिखी नहीं है, लेकिन ये मैं बोर्ड पर एक एक लाइन लिख रहा हूँ। ये इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। बोहर मॉडल बहुत ज़रूरी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत जो है वो ज़रूरी पोर्शन है, इसलिए मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ। तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी, हमेशा नियत रहेगी, लेकिन यदि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी जाए, तो यह ऊर्जा अवशोषित कर उच्चतर कक्षा में चला जाएगा। अब भाई ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है 3 नंबर पॉइंट, ठीक है, इसको अपन आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये जो 3 नंबर पॉइंट है जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, इसको आगे अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ये कहता है, ध्यान से देखना ज़रा, पहली चीज़ कि कोई भी अपने पास परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु हो, आपको पूछ लिया कि किसी भी परमाणु में ऐसी कितनी कक्षाएं होंगी। कक्षा का मतलब वही वृत्ताकार पथ कि एक किसी भी परमाणु में ऐसी कितनी कक्षाएं होंगी, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 कितनी होती है, हाँ सोचो। तो भाई किसी भी परमाणु में, एक चीज़ आज ही अपने दिमाग में बढ़ा लो कि किसी भी परमाणु में ये कक्षाओं की संख्या अनंत होती है, ठीक है ना। अपन नाभिक से लेके अनंत तक कक्षाएं बना सकते हैं, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। अब बोहर ने इनको नाम भी दिया KLMN। बोहर जो है वो इनको KLMN बोलता है, ये जो कक्षाएं हैं, ठीक है, इनका नाम KLMN, ये बोहर के अकॉर्डिंग है। तो कितनी कक्षाएं होती है किसी भी परमाणु में? अनंत कक्षाएं होती है। अपन बनाते कितनी है? जितनी अपन को जरूरत पड़ती है अपन उतनी बनाते हैं। बाकी ये चीज़ ध्यान में रखना कि किसी भी परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है? अनंत कक्षाएं होती है। अगर अपन को 1 की जरूरत है तो 1 बनाते हैं, 2 की जरूरत है तो 2 बनाते हैं, ठीक है। जितनी की जरूरत होती है उतनी ही बनाते हैं, बाकी हर परमाणु में अनंत कक्षाएं होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि बोहर कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो यहाँ तो इसकी ऊर्जा नियत है, लगातार चुपचाप चक्कर लगाते रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको ऊर्जा दे दी तो जैसे ही ऊर्जा दोगे तो ये उच्चतर कक्षाओं में चला जाएगा। ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चला गया? ऊपर चला गया है। क्लियर है कि भाई चुपचाप चक्कर लगा रहा है, आप जबरदस्ती ऊर्जा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चला जाएगा? उच्चतर कक्षाओं में चला जाएगा। ये चीज़ जरूरी नहीं है कि दूसरे में ही जाएगा, वो डिपेंड करता है आप इसको कितनी ऊर्जा दे रहे हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि डिपेंड करता है आप इसको कितनी ऊर्जा दे रहे हो। और ज़्यादा ऊर्जा दे दी तो तीसरे में जा सकता है, चौथे में, पांचवें में। जितनी ऊर्जा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है। तो अब देखना, और ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर है, उच्चतर कक्षा में है, तो जब ये वापस से नीचे आएगा,
ठीक है, तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो एक चीज आज के बाद में ध्यान में रखना, बोहर मॉडल अपन पढ़ रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करेगा और ऊपर से नीचे आता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। समझ में आ रही है बात? नीचे से इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा और ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अगर ये 3 नंबर पॉइंट में आपको कोई मिस्टेक है, ठीक है, मैंने वैसे तो पूरी कोशिश की आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी बाय द वे अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर हमारे समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, तो एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि भाई ये 3 नंबर पॉइंट को अपन आगे वापस से फुल्ली इसको डिस्क्राइब करने वाले, इसको वापस से अपन आगे पढ़ेंगे। ये अभी के लिए ध्यान में रख लो कि इसकी जो कक्षाएं हैं उनका नाम क्या है, KLMN OP QRST UV, ठीक है, ये इस तरीके से उसने उनको नाम दिया गया है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रख लो। बाकी अगर समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर, है ना। इसको अपन वापस से आगे बार बार काम में लेंगे, 3 नंबर पॉइंट अपन वापस से आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर आप जबरदस्ती उसको ऊर्जा दे रहे हो तो नीचे से ऊपर जा सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। अब देखना जरा ध्यान से, है ना, मैं ये बोल रहा हूं कि बोर जितने भी स्टेटमेंट अपने दे रहा है, ठीक है, बोर की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है। वो हवा में बात बिल्कुल नहीं कर रहा है कि भाई इतना होता है, उसके पास इन सब के लिए गणनाएं हैं, गणित, उसने गणित को काम में लिया है ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो अब अपन उन्हीं स्टेटमेंट की तरफ आ रहे हैं, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उनकी तरफ आ रहे हैं। तो ध्यान से देखना जरा, अगला स्टेटमेंट है वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के अपकेंद्रीय बल का संतुलन नाभिक तथा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले कूलाम्बिक आकर्षण बल द्वारा होता है। इसको समझने की कोशिश करना स्टेटमेंट को, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन अपना वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता होगा कि सर आप बार बार बोल रहे हो कि नाभिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और ये लगातार क्या हो रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव में आकर्षण नहीं होगा? ठीक है, आकर्षण होगा, बिल्कुल भैया आकर्षण होगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दो समान आवेशों या दो विपरीत आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको बोलते हैं कूलाम्बिक बल, कूलाम्बिक बल, ठीक है। ये आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और ये प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। तो अगर दो समान आवेश है, दो समान आवेश है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब तो ये प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, या दो विपरीत आवेश है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये आकर्षण प्रकृति का होगा। तो अब क्या होगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत आवेश है, तो आकर्षण होगा इन दोनों में, ठीक है। अब एक चीज देखना कि वृत्ताकार पथ पर कोई कण कब गति करता है। एक रस्सी लो, एक पत्थर लो और पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे घुमाओ, तो जब आप पत्थर को रस्सी से, अच्छा मैं 3 नंबर पॉइंट को जो है वो मिटा रहा हूँ क्योंकि किसी काम में नहीं आएगा, अपन को खाली जगह चाहिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। अभी 4 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, तो देखना जरा कि कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर गति कब करता है। एक पत्थर लिया, एक रस्सी ली और रस्सी से पत्थर को बांध के घुमाया, ठीक है। जैसे ही मैं पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाता हूं, ये वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है। लेकिन किसी पॉइंट पर अगर आपने रस्सी को काट दिया
या मान लो रस्सी को छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो पत्थर है ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करने लग जाएगा, यानी बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी क्या होता है कि वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ जो कण होता है ना, इस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। दो प्रकार के बल कौन से होते हैं? एक बल तो ऐसा होता है जो केंद्र से दूर की तरफ लगता है, जो इसको बाहर की तरफ धकेलता है। दूसरा बल ऐसा होता है जो इसको अंदर की तरफ जो है रखता है। दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो बाहर की तरफ लगने वाला, एक अंदर की तरफ लगने वाला, केंद्र की तरफ। तो जो बल केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है, उसको तो बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। और जो बाहर की तरफ कार्य करता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय जो केंद्र की तरफ लगेगा, एक अपकेंद्रीय जो बाहर की तरफ लगेगा, है ना। अब अगर मैं रस्सी और पत्थर की बात करूं, ठीक है, तो एक चीज, अपकेंद्रीय बल का जो मान है ये हमेशा आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। अपकेंद्रीय बल का मान हमेशा होता है भाई mv²/r, चाहे कोई भी हो पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस पर कितना अपकेंद्रीय बल लगेगा, उस पर mv²/r के बराबर अपकेंद्रीय बल लगेगा। m जो है वो मास है, v जो है वो उसका वेग है, और r जो है वो त्रिज्या है। तो हमेशा इतना बल उस पर लगेगा mv²/r। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, अगर आपने रस्सी से पत्थर को घुमा रहे हो तो जब तक वो पत्थर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तब तक रस्सी जो है वो तनी हुई रहेगी। और ये जो रस्सी तनी हुई है, यहां पर एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं तनाव बल। या आप फिजिक्स में पढ़ोगे भाई, फिजिक्स में जब वृत्ताकार गति पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब पत्थर को बांधकर घुमाते हैं तो रस्सी तनी हुई है। रस्सी को जैसे ही आपने ढीला छोड़ दिया तो पत्थर कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों गया? क्योंकि ये तनाव बल आपने क्या कर दिया, खत्म। और तनाव बल खत्म कर दिया है तो अब पत्थर किधर गति करेगा, बाहर की तरफ गति करेगा। अब केंद्रीय बल जो है वो एक सूडो फोर्स होता है, बाकी डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर कितने बल लगते हैं, दो बल लगते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय, एक अपकेंद्रीय। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि सर ये सूडो फोर्स होता है या कौन सा छद्म बल होता है, कौन सा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने लेवल की बात कर रहा हूँ। अभी जो बात आ रही है आप उस पर फोकस करें कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर कितने बल लगेंगे, दो, एक तो अभिकेंद्रीय, एक अपकेंद्रीय। क्लियर है बात? अभिकेंद्रीय बल किधर लगेगा, अभिकेंद्रीय केंद्र की तरफ लगेगा। अपकेंद्रीय बल किधर लगेगा, ये केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब केंद्रीय बल का मान कितना होता है, mv²/r। ठीक, तो देखो बिल्कुल यही केस। अच्छा, और ये चीज भी ध्यान में रखना कि जब तक अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल ये दोनों बराबर है, जब तक अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर है, तब तक अपना कण लगातार वृत्ताकार पथ पर गति करता रहेगा। अगर अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल जो है वो इनमें से एक भी बल ऊपर नीचे हो गया, असंतुलित हो गया, तो कण की वृत्ताकार गति जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अब उसका पथ वृत्ताकार नहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शायद मैं अपनी बात ठीक से बोल पा रहा हूँ। आपको क्या ध्यान में रखना है कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर दो प्रकार के बल लगेंगे, तो केंद्र से बाहर की तरफ, जिसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल, एक केंद्र की तरफ जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का मान हमेशा कितना होता है, mv²/r होता है। जब तक दोनों बराबर है तब तक अपना कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। क्लियर? अब आते हैं, इसी चीज़ को अपन अप्लाई करते हैं कहाँ पर, ये अपने परमाणु मॉडल पर अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखना, इसी चीज़ को अपन यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो ज़रा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। बाहर की तरफ कौन सा बल लगेगा, अभी बताया था, बोलना ज़रा मेरे साथ, बाहर की तरफ बल लगेगा अपकेंद्रीय बल। क्लियर? बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और अपकेंद्रीय बल जो है वो होता कितना है, बताओ ज़रा, mv²/r। r क्या है, r इसकी त्रिज्या है, यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। ठीक, ये तो अपकेंद्रीय बल। और क्योंकि लगातार ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, अंदर की तरफ कौन सा बल लगेगा, अंदर की तरफ बल लगेगा अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर बल लगेगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और देखो जरा ऊपर स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए अपकेंद्रीय बल का संतुलन, ठीक है, यानी ये जो बल है इसका संतुलन नाभिक
तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कुलाम्बिक आकर्षण बल द्वारा होता है, इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और वो आकर्षण बल ही किसकी तरह काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल की तरह काम करेगा। यानी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन यही है, अपकेंद्रीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल तो अपन को पता है कितना होता है भैया, mv²/r होता है। अपकेंद्रीय बल कितना है? तो अपकेंद्रीय बल कितना है? कुलाम्बिक आकर्षण बल। इन दोनों के बीच में प्लस माइनस में आकर्षण होगा, तो बस वो आकर्षण जो है वो निकालना अपन को। तो कुलाम्बिक आकर्षण बल। क्लियर है बात? अब देखना भाई, दो आवेश है, थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ पढ़ोगे 12th क्लास में, फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, या शायद छोटी क्लास में आपने पढ़ लिया है कि दो आवेश है, मान लो एक तो प्लस Q1 है, एक जो है वो अपने पास माइनस Q2 है। ठीक है, प्लस Q1 Q2, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। अब इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्लस माइनस आकर्षण बल लगेगा, और इसी आकर्षण बल को अपन कुलाम्बिक आकर्षण बोलते हैं। इसका मान कितना होता है? तो F बराबर होता है K Q1 Q2/r², इतना मान होता है। ठीक है ना, तो आपको पूछ ले कि कुलाम्बिक आकर्षण बल का मान कितना है, तो वो होता है K Q1 Q2/r²। तो F बराबर अपने पास आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस K Q1 Q2/r², जहाँ पर माइनस जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? ये आकर्षण को प्रदर्शित करता है। माइनस जो वर्ड है, माइनस जो लगाया है ना मैंने, ये आकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लो दो आवेश है अपने पास, एक जो है वो प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो भी कुलाम्बिक ही है। कुलाम्बिक दोनों प्रकार का हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। तो यहाँ कितना फोर्स लगेगा? यहाँ पर भी लगेगा K Q1 Q2/r, यानी F = प्लस K Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये जो है ये किसके लिए है? ये प्रतिकर्षण के लिए। प्लस जो आता है वो प्रतिकर्षण के लिए आता है, माइनस जो आता है वो आकर्षण के लिए आता है। प्लस माइनस का इतना ही काम है कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण को बताता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ना वो शायद आपने छोटी क्लास में पढ़ ली है, नहीं पढ़ी हो तो ये चीज़ जो है वो आप नोट कर दो कॉर्नर में कि कुलाम्बिक आकर्षण बल का मान कितना होता है। कुलाम्बिक आकर्षण बल का मान होता है K Q1 Q2/r²। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात कर ले इसी आवेश सिस्टम की, तो r² की जगह केवल क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। इतना डिफरेंस होता है केवल फॉर्मूले में, है ना, बेसिकली फॉर्मूले में इतना डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कुलाम्बिक आकर्षण बल का मान देखूँ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ध्यान से देखना जरा, ये नाभिक है, ये अपना क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने मान लिया E। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, माइनस में होता है। नाभिक में प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है? Z प्रोटॉन। Z याद करो, किसी भी परमाणु का प्रदर्शन कैसे किया था? ऐसे किया था, ऊपर A नीचे Z। Z क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? बराबर होता है। बस प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस E है तो प्रोटॉन का आवेश कितना? प्लस E। एक प्रोटॉन का आवेश प्लस E है तो Z प्रोटॉन का आवेश कितना होगा? गुणा कर दो इसको Z से, तो नाभिक पर टोटल आवेश कितना आया? ZE प्लस ZE। क्लियर है बात? ये नाभिक का आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है, मान लो ये जो दूरी है ये r है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो दोनों का आकर्षण बल कितना होगा? F बराबर K Q1, दोनों में से एक को Q1 मान लो, एक को Q2। मैंने नाभिक के आवेश को Q1 मान लिया, तो KZE, और Q2 कितना आया? -E/r²। तो F बराबर कितना आएगा अपने पास? -KZE²/r²। ये अपने पास भैया कुलाम्बिक आकर्षण बल का मान आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। वापस से देख लो एक बार, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वापस से इसको देख लेते हैं भाई। मैं इस स्टेटमेंट को मिटा रहा हूँ क्योंकि ये अपन ने समझ लिया है, तो इस स्टेटमेंट को मिटा रहा हूँ। बोर की जितने भी बातें हैं ये सारी इसी क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखना ज़रा। सबसे पहले तो कुलाम्बिक आकर्षण बल को समझो कि ये आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है। दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? K Q1 Q2/r²। क्लियर है बात? ठीक। अब ये अगर माइनस आए तो आकर्षण,
प्लस आए तो प्रतिकर्षण। ठीक, अब अगर बात करें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की, तो मान लो ये वाली जो दोनों के बीच में दूरी है कितनी है, r है। ठीक है, बाहर की तरफ तो कितना लग रहा है, mv²/r, अंदर की तरफ कितना लग रहा है, ये चीज चेक करनी है। तो बाहर की तरफ इसका आवेश, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है इसको तो मैं मान रहा हूं कितना, -e। नाभिक का जो आवेश है ये निकाल लेते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, Z प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें Z प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्लस में होता है, किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो इस पर आवेश कितना, +Ze। और दोनों एक दूसरे से किस दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं। तो बल का मान क्या होगा, F बराबर K, अपन बोलते हैं Q1 Q2/r²। ये बल का मान होता है। इसको जो है Q1 मान लेते हैं, इसको जो है वो Q2 मान लेते हैं। तो बल बराबर अपने पास K, Q1 कितना आएगा भैया, Ze, Q2 कितना आएगा भैया, -e/r²। तो F बराबर आ गया -kZe²/r²। क्लियर है बात। ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला कूलम्बिक आकर्षण बल, यानी अंदर की तरफ जो बल लगेगा ना उसका परिमाण इतना होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी। माइनस किसको बता रहा है, आकर्षण को बता रहा है। ठीक है ना। तो अब देखना जरा, अपन बोल रहे हैं कि वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए ये अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, दोनों परिमाण में बराबर होने चाहिए, दोनों परिमाण में बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो कूलम्बिक आकर्षण बल का मान इतना और बाहर की तरफ अभिकेंद्रीय बल का मान mv²/r। तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि kZe²/r² बराबर mv²/r। देखो जरा ध्यान से इसको। ठीक है। और r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ mv² = kZe²/r। यहाँ पर k जो है वो एक नियतांक होता है, इसका मान जो है वो CGS में 1 लिया जाता है। MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में इसको जो है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू अपन लेंगे और CGS में इसको 1 लेंगे। तो mv² बराबर kZe²/r। ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है ये बोर का फर्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ध्यान से सुनना इसको। बोर की पहली गणितीय समीकरण है, बोर का पहला गणितीय समीकरण है। और इसी बोर की टोटल जो है वो 2 गणितीय, ऐसा एक और इक्वेशन आएगा। ठीक है ना। तो टोटल 2 गणितीय इक्वेशन है और इन दोनों को समझते हुए ही अपन बोर की जितनी भी बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इन 2 स्टेटमेंट से ही करेंगे। ध्यान से सुन लो। एक तो आ गया mv² = kZ²/r। ठीक है। एक और आगे आएगा, ये 2 जो इक्वेशन बताऊंगा इनसे ही बोर की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करेंगे। क्लियर है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। क्या कि बाहर वाला और अंदर वाला दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। जब तक बराबर रहेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। दोनों में से कोई एक या दूसरा भी ऊपर ज्यादा या कम या ज्यादा हो गया तो भैया मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए दोनों को अपन ने क्या किया है, बराबर किया। परिमाण में दोनों क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। क्लियर है बात। ठीक है। कूलम्बिक बल कितना होता है, अगर आपके लिए ये चीज़ नहीं है तो आप यहाँ से सीख सकते हो इसको। कूलम्बिक बल कितना होता है, इसी कूलम्बिक बल को अपन ने काम में लेते हुए ये इक्वेशन बनाई है। क्लियर है, समझे बात को। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। बोर की एक और जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से रिवाइज करवाऊंगा। अगर कोई डाउट है तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मैं यही हूँ आपके लिए हमेशा। तो देखो कि नेक्स्ट जो बोहर का स्टेटमेंट है उसकी बात करेंगे। बोहर ये कहता है अगली चीज़, भाई एक चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। ठीक है। देखो ज़रा कोणीय संवेग क्या होता है, इसको है ना अपन J से प्रदर्शित करेंगे। एक तो होता कोणीय संवेग, एक होता संवेग, इसको अपन P से प्रदर्शित करेंगे, है ना। अब दोनों जो वर्ड है ना ये इनको ज़्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी अपन केवल उतनी बात कर लेते हैं जितनी अपन को ज़रूरत है। जैसे याद करो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि किसी भी तरंग के बारे में अगर अध्ययन करना है, आपको किसी तरंग के बारे में अध्ययन करना है तो किसी तरंग के बारे में अध्ययन करोगे तो आपको क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, तरंग धैर्य चाहिए। अगर आपके पास लैम्डा है तो आप उस तरंग के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही
प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति, ठीक है। तो अगर किसी कण के बारे में आप अध्ययन करना चाहते हो, कण के बारे में अध्ययन करना चाहते हो, तो उसके लिए जो चीज चाहिए आपको वो चाहिए संवेग, ठीक है। यानी संवेग जो है ना, संवेग ये कणीय प्रकृति को इंडिकेट करता है, कणीय प्रकृति, और लैम्डा जो है ये तरंग प्रकृति को इंडिकेट करता है। क्लियर है बात? लैम्डा तो किसको बताएगा? तरंग प्रकृति को। संवेग किसको बताएगा? कणीय प्रकृति को, ठीक है। और किसी भी कण का संवेग निकालने का तरीका ये होता है mv, p = mv, यानी उसका द्रव्यमान और वेग, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, गुणनफल जो है, उसी को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। अब कोणीय संवेग क्या होता है? तो कोणीय संवेग जो है वो, अगर मैं क्या करूं, mv, ये तो संवेग। अब कोणीय संवेग जो है, ये कोणीय जो वर्ड है ये आता है भाई वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए, वृत्ताकार पथ के लिए, ठीक है। कोणीय संवेग किसके लिए आएगा? वृत्ताकार पथ पर। और वृत्ताकार पथ पर कोई कण अगर गति कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कोणीय संवेग होगा, और ये होगा कितना? mv × r। तो j = mvr, ये चीज ध्यान में रखनी है ना। आपको होगी नहीं सर मजा नहीं आया, फील नहीं आया, समझ में नहीं आया कि कोणीय संवेग, संवेग, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको इतना इंडिकेशन दे सकता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल अपन चला रहे हैं, ठीक है, चलो एक तो गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो 4 व्हीलर जो है 4 टायरों की वजह से स्टेबल है, लेकिन साइकिल अगर अपन चला रहे हैं, साइकिल के पास जब तक वेग है तब तक साइकिल गिरेगी नहीं। अगर साइकिल या बाइक जो है वो आपने स्लो कर दी तो हो सकता है और वो जो है वो क्या हो जाए? गिर जाए, ठीक है। तो जब तक वो वेग मेंटेन है उसका, तब तक वो गिरेगी नहीं। वो जो है उसमें पूरा का पूरा जो है वो कोणीय संवेग का ही रोल होता है, अगर मैं जनरल इसको एग्जाम्पल से समझूँ तो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक जो कलाकार होता है, डांसिंग कलाकार होता है, वो क्या करता है, जैसे ये कोई कलाकार है, ठीक है, एक पैर पर खड़ा होकर अगर घूम रहा है, जैसे ही अपने हाथ ऊपर लेके जाएगा, इसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लगातार इसके घूमने की जो दर है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसमें जो है वो कोणीय संवेग का ही रोल होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल जो है वो अभी अपन नहीं देख रहे हैं। एक बार के लिए आपको केवल क्या करना है? संवेग का और कोणीय संवेग का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आप संवेग के बारे में ये ध्यान में रखें कि ये कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लैम्डा तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, संवेग जो है वो कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। किसी भी कण का संवेग निकालते कैसे है? तो p = mv, और कोणीय संवेग आगे लगा दिया। इसका मतलब मैं जरूर किसी कण की वृत्ताकार गति के बारे में बात कर रहा हूं, और वृत्ताकार कण की वृत्ताकार पथ की बात करूंगा तो कोणीय संवेग बराबर आपको r से और मल्टीप्लाई, यानी जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या से गुणा कर देना है। तो j = क्या जाएगा अपने पास? mvr, ठीक। तो कोणीय संवेग जो है J बराबर क्या आया? mvr, m कण का द्रव्यमान, v वेग, r जो है वो पथ की त्रिज्या। क्लियर है बात? J = mvr। एक बार मेरे साथ बोलना, J = mvr, ये कोणीय संवेग, ठीक है। ये अभी अपन को काम में नहीं लेना है, ये आगे काम में लेंगे, अभी के लिए इसको क्विट करते हैं, एक बार इसको नहीं देखेंगे। तो संवेग बराबर J = mvr। अब देखो बोर ये कहता है, इसको ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट, ये वाला और इससे पहले वाला जो कूलाम्बिक आकर्षण वाला, बस ये दो ही स्टेटमेंट से जो है वो अपन को बोर की सारी कैलकुलेशन करनी है। तो बोर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या केवल वही कक्षा संभव है जहां कोणीय संवेग nh/2π हो। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वही कक्षा संभव है जहां कोणीय संवेग nh/2π हो, और n का मान यहाँ पर कोई ना कोई पूर्णांक है। पूर्णांक बोले तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है अनंत तक, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा।
कभी भी जो है 1.5, 3.5, आधा पूर्ण पाव, ढाई, कुछ ऐसा नहीं आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, ठीक है। यानी बोर कहता है कि J बराबर NH/2π अगर है तो ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, वो ही कक्षा संभव है। मैंने आपको क्या कहा, कोणीय संवेग का मतलब क्या है, कि कण अपना वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो बोर का कहना है इलेक्ट्रॉन केवल उसी वृत्ताकार पथ में गति करेगा जिसमें कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होगा। क्लियर है? n का मान क्या है, पूर्णांक है। अगर मैं कहूं कि कोणीय संवेग की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो n का मान कितना रख दोगे यहाँ पर 1, तो कोणीय संवेग का मिनिमम मान कितना आएगा, h/2π। ये कोणीय संवेग का न्यूनतम मान आएगा। इससे छोटा मान पॉसिबल नहीं है, इससे बड़ा ही हो सकता है। इसका मतलब ये है बोहर के अकॉर्डिंग कोणीय संवेग जो है ना वो एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत राशि है। समझ गए बात को? देखो जरा, क्वांटीकृत वर्ड वापस से आया है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था कि भाई कोणीय संवेग का क्वांटीकृत राशि क्या होती है, जिसका न्यूनतम मान संभव हो उसको क्वांटीकृत बोलते हैं। तो ये न्यूनतम मान है कोणीय संवेग का, इसलिए कोणीय संवेग एक क्वांटीकृत राशि है। और h/2π जो है वो इसका क्या है भैया, क्वांटम है। समझे? कोणीय संवेग के क्वांटम का मान क्या है, h/2π है। ठीक है, तो ये बोर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होगा। J बराबर NH/2π, J बराबर mvr, तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि mvr बराबर NH/2π। ये देखो, ये जरा जो है वो बोर का सेकंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट आया भैया, सेकंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकल के आ गया अपने पास। पहले वाला क्या था, पहले वाला था mv² बराबर kZe²/r। ये पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट था और ये सेकंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझना है ध्यान से। मैं नेक्स्ट क्लास में दोनों को वापस से रिवाइज करवाऊंगा, चाहे आपके समझ में आया हो चाहे समझ में ना आया हो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बोर की जितनी भी कैलकुलेशन है इसके बाद की, वो सारी की सारी इन्हीं दो इक्वेशन पर बेस्ड है। क्लियर है बात? ठीक है, एक दो स्टेटमेंट बोर की और है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए बाकी की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी आपने आज सीखा है, इसको एक बार आप रिवाइज करना, देखना अच्छे से। एनसीईआरटी आपको ज़रूर रिकमेंडेड करूंगा, एनसीईआरटी को पढ़ना, जितना मैंने अब तक आपको करवा दिया है वहाँ तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजें, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ के बाद में अपन आगे की क्लास में इसको प्रोसीड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।